Hello everyone, my name is Ravasir Rai and welcome at my channel English by Rai Sir। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं उन सारे इडियम्स को मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सो गाइज आप जानते हैं कि जो इडियम्स की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी इडियम्स की समस्याएं होती हैं, वो नॉर्मली इस कदर होती हैं कि हम चाह करके भी उन इडियम्स को कर नहीं पाते हैं, उनको हम टच नहीं कर पाते हैं और उनको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, राइट। सो गाइस इडियम्स के लेक्चर्स में हम आपको आप ये मान के चलो लेक्चर 1 से लेकर के आपको लेक्चर 50 मतलब हम आपको एक लेक्चर से लेके 50 लेक्चर तक को इडियम्स को पढ़ाएंगे, राइट। सो इन ईच लेक्चर हमारे सारे लेक्चर में शुरुआत में आपको सारे लेक्चर्स में 30 इडियम्स मिलेंगे और आगे चल करके इनको मैंने 25 कर दिया है जिससे कि लेक्चर हमारा बहुत बड़ा ना होने पाए। तो गाइज एक एक लेक्चर को कीप ऑन वॉचिंग। तो गाइज आज के इस लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग यू 30 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स, ठीक है। तो गाइज एक एक इडियम्स को समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो आज का जो इडियम है वो है कि टू ऑयल द नॉकर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू ऑयल द नॉकर का मतलब क्या होता है? टू नॉयल द नॉकर का मतलब होता है टू टिप द बॉय। टू टिप द बॉय का आशय क्या है कि कुछ जैसे होता है टू टिप द बॉय, जैसे आप होटल में जाते हैं तो बॉय को टिप देते हैं तो से वेटर बहुत अच्छे से सर्व करता है। तो नौकर जो है देखिए यही है नौकर। अगर आप इसको ऑयल कर देंगे तो ये काम बहुत अच्छे से करेगा, राइट। तो टू टिप द बॉय होता है, टू ऑयल द नौकर का अर्थ जो होता है टू टिप द बॉय होता है। नेक्स्ट है कि कूल योर हील्स का मतलब क्या होता है? तो आप समझ सकते हैं अगर आप किसी व्यक्ति को काफी देर तक इंतजार करें, किसी व्यक्ति का इंतजार काफी समय तक करें तो अपने आप पैर ठंडा हो जाता है, मतलब बहुत खराब लगता है। तो कूल योर हील्स का मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम। किसी व्यक्ति को काफी माने इंतजार करना, काफी समय तक इंतजार करने को आप क्या कहते हैं? कूल द हील्स होता है, ठीक है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कूल वंस हील्स का मतलब क्या होता है? टू बी केप्ट वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। किसी व्यक्ति के लिए काफी देर तक इंतजार करना। आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का इंतजार आप करेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े होते खड़े 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 एकदम आप ठंडा पड़ जाएंगे। तो स्पेशली जो इडियम है वो कोल्ड कंट्रीज के लिए है, जैसे कि ठंडी के मौसम में कोई व्यक्ति किसी का इंतजार करके एक जगह खड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कूल द हिल्स तो होगा ही होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि सीमन इज कूलिंग हिज हील्स इन दिस, है ना, लॉन्ग क्यू टू बाय अ मिल्क, है ना। सीमन क्या है? मिल्क को खरीदने के लिए क्यू माने होता है लंबी लाइन में लगी है, काफी देर से वेट कर रही है, मिल्क मिल जाएगा फिर हम लेके चलेंगे। अगला इडियम्स है कि प्ले टू द गैलरी। तो प्ले टू द गैलरी का आशय क्या होता है? प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या होता है? तो प्ले टू द गैलरी का जो आशय होता है वो होता है ट्राइंग टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम द लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल, है ना। तो ट्राई टू प्ले द गैलरी का मतलब होता है कि साधारण लोगों के द्वारा साधारण लोगों का ध्यान एकाग्रचित करना। जैसे लीडर्स होते हैं तो साधारण लोगों की बात ऐसी बातें करते हैं कि सिंपल और साधारण लोग जो होते हैं उनकी बातों से इंप्रेस्ड हो जाते हैं और उनका काम बड़े आसानी से हो जाता है। क्लियर गाइस? तो ये होते हैं टू प्ले द गैलरी। आगे चलते हैं और इमेज के माध्यम से समझते हैं कि देखिए लिखा है टू परफॉर्म अ मैनर दैट विल गेट द स्ट्रॉन्ग अप्रूवल ऑफ द ऑडियंस। इस प्रकार से कोई चीज परफॉर्म करना जिससे ऑडियंस का अप्रूवल बेहतर तरीके से मिले। देखिए लिखा है द पॉलिटिशियन ऑलवेज प्ले टू द गैलरी एंड टेल हिज सपोर्टर्स दैट दे वांट टू बी हियर, ठीक है। आप देख सकते हैं एक प्ले द गैलरी का इमेज भी है बहुत सुंदर सा। तो ये एक कला होती है, बोलने की कला होती है जिसके माध्यम से लोग प्ले टू द गैलरी का अगेन मीनिंग है इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज आर हर जॉब, काम करने के बजाय क्या करना, इज कीन ऑन विनिंग, है ना, पॉपुलरिटी। काम ज्यादा न करके बातों के माध्यम से ज्यादा पॉपुलरिटी को पाने को कहते हैं प्ले ऑन गैलरी। देखिए क्लाउड द इशू, तो क्लाउड द इशू का आशय क्या होता है?
पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज क्लाउडिंग द इशू ड्यूरिंग डिबेट्स। जब दो नेता आपस में डिबेट करते हैं तो इशू को क्लाउडिंग करते हैं, जैसे बाई पॉइंटिंग आउट देयर ओपोनेंट्स हिस्ट्री इन अदर इश्यूज। जैसे दो पॉलिटिशियन हैं, मान लीजिए एक ये पॉलिटिशियन है, एक कोई इधर पॉलिटिशियन है, तो वो इनकी कमियां दिखाते हैं, वो उनकी कमियां दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है क्लाउडिंग द इशू, वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, इसे को बोला जाता है क्लाउड द इशू कहा जाता है। नेक्स्ट है टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है पास द क्राइसिस। टर्न द कॉर्नर का मतलब क्या होता है? पास द क्राइसिस। आप जानते हैं कि जब आप कहीं किसी रूट पे जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मोड़ हो, भयंकर मोड़ हो, तो पहले से ही ड्राइवर एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि आगे चल के अंधा मोड़ है, बहुत बड़ा टर्न है, उस टर्न को क्रॉस कर लेना ही क्या माना जाता है? पास द क्राइसिस। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन इस साइड से आ रही है और बहुत भयंकर मोड़ है, तो उसे कहा जा सकता है कि टू पास द क्राइसिस। आप इस मोड़ को भी देख सकते हैं कि कोई गाड़ी वाला आएगा तो उसे कितनी सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ेगी इस मोड़ पर मुड़ने के लिए। यहां पे कोई टर्न द कॉर्नर है तो आप देख सकते हैं कि इन्हें भी बड़े सावधानी से अपने काम को करना होगा। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए, पास द क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टार्ट टू इंप्रूव, किसी क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करना और फिर इसे इंप्रूव करना। ठीक है। आफ्टर द फ्यू मंथ्स, देखिए आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या लिखा है कि आफ्टर द फ्यू मंथ्स ऑफ द पुअर सेल्स, भाई काफी दिन तक मार्केट काफी डल रहा, लेकिन अब क्या है? दे हैव फाइनली टर्न द कॉर्नर। लेकिन अब वो समय, जैसे हर बिजनेस का एक समय होता है और इस समय में बहुत अच्छा बिजनेस नहीं रन किया, तो अब समय आ गया है जब बिजनेस हमारा काफी बूम कर रहा है, काफी आगे जा रहा है। रॉक द बोट का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक द बोट? रॉक द बोट का आशय जो होता है अपसेट द बैलेंस। मतलब रॉक द बोट का मतलब होता है कोई चीज प्रॉपर ढंग से चल रही है, उससे अपसेट कर देना, उससे कुछ किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब कर देने को बोला जाता है रॉक द बैलेंस, है अपसेट द बैलेंस। जैसे देखिए फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं, अब क्या हो गए हैं? इनके जो बैलेंस हैं, रॉक द बोट मतलब इनका बैलेंस गड़बड़ हो गया है। रॉक द बोट का अदर मीनिंग भी देखते हैं, टू डू समथिंग दैट अपसेट सिचुएशन एंड काजेज प्रॉब्लम। किसी सिचुएशन को अपसेट कर देना और समस्याएं को खड़ी कर देने को ही कहा जाता है रॉक द बोट। तो रॉक द बोट, डू आर से समथिंग दैट विल डेस्टेबलाइज अ सिचुएशन। कोई ऐसी चीज आपकी बातों से, आपकी क्रियाओं से डिस्टर्ब होने को भी कहा जाता है रॉक द बोट। आप देख सकते हैं इस सिचुएशन को, देख सकते हैं कि एक बोट क्या है? डिस्टर्ब है, इट इज लूजिंग इट्स बैलेंस। अगला जो आपका है शॉफ्ट लिफ्टर इडियम का मतलब क्या होता है? शॉफ्ट लिफ्टर का मतलब होता है अ थीप इन द गाइज ऑफ कस्टमर। नॉर्मली आप जानते हैं कभी कभी कस्टमर के वेशभूषा में कुछ चोर भी दुकान में घुसते हैं और बहुत सारा सामान वो पार कर जाते हैं। वो कभी कभी वो दे आर कॉट रेड हैंडेड, और कभी कभी वो रंगे हाथ, आप देख सकते हैं वो रंगे हाथ भी पकड़े जाते हैं और कभी कभी नहीं पकड़े जाते हैं। कभी कभी कैमरे में वो पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए। आप देख सकते हैं कि इसमें एक कस्टमर है जो क्या कर रहा है? अ थीप इन द गाइज ऑफ अ कस्टमर, जो सामान दुकान से चुराने की कोशिश कर रहा है और कैमरे में वो कैद हो गया है। नेक्स्ट है स्क्रीम ब्लू मर्डर। स्क्रीम का मतलब ऐसे क्या होता है? चीखना होता है। क्या होता है? चीखना। तो चीखना, स्क्रीम ब्लू मर्डर का मतलब कोई मर्डर नहीं होता है, चिल्लाना, शोर शराबा मचाना, इसे कहते हैं। तो मेक ग्रेट डील ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइज करना, इस ताली बजा करके, कोई सामान को गिरा करके, ऑब्जेक्ट वेहमेंटली, एंड तो इसे स्क्रीम ब्लू मर्डर कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीम ब्लू मर्डर का एग्जाम्पल है कि दिस जेंटलमैन, दिस मैन इज क्राइंग लाउडली। कैसा लाउड कर रहे हैं? ही इज क्राइंग लाउडली। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज टू रन द सेम ग्रुप। मीनिंग क्या होता है? टू रन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है एडवांस इन हार्मनी।
तो हार्मनी का मतलब क्या होता है गाइज, उसका अर्थ होता है सामंजस्य होता है। हार्मनी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य होता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज को बेहतर ढंग से करने की प्रक्रिया को ही हम लोग हार्मनी कहते हैं। देखिए ये बच्चे क्या हैं, आपस में पूरे सामंजस्य के साथ अध्ययन कर रहे हैं, किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लाइक दैट। च्यू द कड का मतलब क्या होता है ना। जैसे जानवर किसी चीज को थोड़ा सा लेके काफी देर तक च्यूइंग करते हैं, ऐसे ऐसे पगुराते हैं, जैसे हिंदी में आप लोग कहते हैं, तो इससे बोला जाता है टू म्यूज आर थिंक डीपली। देखिए जानवर को कभी पगुराते हुए देखिए तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है जैसे कि वो जानवर क्या कर रहा है, किसी बहुत गंभीर मुद्दे पर मंथन कर रहा है। उसी से ही लिया गया है टू म्यूज आर थिंक डीपली। देख लीजिए आप इनको, आप देख सकते हैं इस इमेज से भी कि दिस लेडी इज म्यूजिंग ऑन एनी इंपॉर्टेंट इशू। आप यहां भी देख सकते हैं आई थिंक वेरी डीपली, इट मीन्स आई कड, है ना, आई च्यू द कड। च्यू द कड का और आगे चलते देखते हैं तो क्या मतलब हो जाएगा, टू थिंक स्लोली एंड केयरफुल्ली अबाउट समथिंग। देखिए जानवर जब पागुर करते हैं कितना आराम से करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं करते हैं, ऐसा लगता है बहुत किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर सोच रहे हैं। He sat for a moment chewing the cud before he spoke. We needed a few more meeting to chew the cud on some tough decision. हमें थोड़ा और समय चाहिए कि जिससे हम इस डिसीजन को बहुत आराम से ले सकें। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, च्यू द कड। तो वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीप्स, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीप का मतलब, स्लीप आप समझते हैं बाही होता है, यहां पे हार्ट का सिंबल लगा देना का मतलब ही होता है जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, आप ओपनली और फ्रैंकली किसी से भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे जॉन्स ऑलवेज and worn his heart on his sleeve, so there's no doubt who he will be supporting. किसकी सपोर्ट कर रहा है, किसकी नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, where your hearts on your sleeve expresses one's innermost feeling to others. अपने मन की भावनाओं को दूसरे के सामने ओपनली कह देना। आप देख सकते हैं कि ये अपनी भावनाओं को इनसे ओपनली कह रहे हैं। आप ये भी देखिए एक इमेज है जिसमें हार्ट बना हुआ है ना। तो यू कैन से कि अपने फीलिंग को, अपने मन की बात को किसी के सामने स्पष्ट तरीके से कहने को ही कहा जाता है बेयर वंस हार्ट, है ना, ऑन हिज। देखिए वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीप का आशय क्या होगा, इफ यू वेयर योर हार्ट। देखिए इफ यू वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीप, इसका मतलब होता है कि यू शो योर इमोशन ओपनली, यू डोंट ट्राई टू हाइड योर फीलिंग। इसका आशय होता है अपने भावनाओं को स्पष्ट करना बिना कुछ छुपाए। नेक्स्ट है कि लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। लाइक अ, आप देख सकते हैं लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएगी। इसकी डक हैं, बत्तख हैं, थंडर स्टॉर्म हैं, और आप जानते हैं बहुत नाजुक ये बर्ड होते हैं, और भयंकर तूफान हो, पानी हो, बर्फ गिर रहा, तो इनकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी आपको मैं दिखाता हूं। इनकी जो कंडीशन हो जाएगी वो बहुत ही पेनफुल हो जाएगी। इसे हम कह सकते हैं कि लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, मतलब इनकी कंडीशन क्या है, डिस्ट्रेस्ड है। कैसी कंडीशन है, देखिए इनकी कंडीशन कैसी है, एकदम डिस्ट्रेस्ड है। तो डिस्ट्रेस्ड कंडीशन आप इस विमेन को भी देख सकते हैं, मैडम क्या है, एकदम डिस्ट्रेस्ड हैं, एकदम टेंशन में है। नेक्स्ट है डू यू लीड समवन अप डाउन द गार्डन पाथ। तो अप आर डाउन द गार्डन पाथ इडियम का आशय क्या होता है, इसका आशय होता है किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना। देखिए लिखा भी है किल समवन बट डू नॉट डिसीव हिम और हर। अगर किसी को मारना है तो बल्कि जान से मार डालो, लेकिन उसे धोखा मत दो, क्योंकि धोखा देने के बाद वो इंसान रोज मरता है, रोज उसकी हत्या होती है। देखिए माइट बी पॉसिबल अर्लियर दिस जेंटलमैन वाज इन लव विद दिस लेडी एंड नाउ ही इज एंगेज्ड विद समवन एल्स। तो आप देख सकते हैं दिस इमेज इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट डू नॉट डिसीव एनीवन। लीड समवन डाउन द गार्डन का मतलब होता है टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना,
ठीक है, डू नॉट चीट एनी वन बिकॉज इफ यू चीट डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी इन डिस्ट्रेस एंड पेन। तो नेक्स्ट है कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए कीप कीप जैसे ये देखिए पॉट है ना, अगर आप इसमें नीचे से आग लगाएंगे तो आप जान सकते हैं कि देखिए कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है कि आग लगा दो, और है ना, इसका आशय क्या होगा आप समझ सकते हैं। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब हो जाएगा टू कीप कंट्रोवर्सी अलाइव, मतलब किसी मुद्दे को, किसी विवाद को हमेशा बनाए रखना। भाई जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा लगातार आप करते रहेंगे तो एक समय आएगा जो बहुत ही विस्फोटक होगा और बहुत ही नुकसानदायक होगा। कीप कोल्स ऑफ फायर ऑन देयर हेड, माने पुट ऑन द सेम। जैसे कि पहले के जमाने में कभी कभी राजा लोग क्या करते थे, कोई व्यक्ति कुछ गलत करता था तो उसके सर पे कोयला लाद देते थे या कोयले ढोने का काम दे देते थे, जिससे उसको शर्मिंदगी महसूस हो। और भी सुना होगा आप लोगों ने कि यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता था तो उसके मुंह पर एक तरफ वो कहते हैं कालिख लगाया जाता था, एक तरफ चूना लगाया जाता था, और गधे पर बैठा के पूरे गांव वगैरह घुमाया जाता था। तो इसी सेंस में है, आप देख लीजिए कि टू पुट ऑन कोल्स ऑन हेड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। पहले के जमाने में राजा लोग ऐसा किया करते थे। ये एक सिचुएशन होती थी लोगों को शर्मिंदा करने की। अब देखिए टू कट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है। कट बोथ वेज या बोथ एंड्स का मतलब होता है टू सर्व बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। दो माने किसी भी मुद्दे पर दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट करने को कहा जाता है। टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू, मतलब दोनों तरफ से डिस्कशन करना। जैसे एक उदाहरण के मैं दिखाता हूं कि देखिए मान लो ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों नाराज हैं। अब कोई इनके लड़ाई झगड़े में अगर आता है तो पत्नी की बात सुनता है तो पत्नी का सपोर्ट करता है, फिर हस्बैंड की बात सुनता है तो हस्बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब वो दोनों तरफ सपोर्ट करता है। टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू, दोनों तरफ, दोनों व्यक्तियों की तरफ सपोर्ट करता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ये भी इडियम्स है। मिडाज टच का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन माइडास टच होता है। तो मिडाज टच का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, एक्चुअली ये माइथोलॉजी से लिया गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे एक व्यक्ति ने कहा, भगवान से खूब प्रार्थना किया, हे प्रभु जो कुछ भी मैं टच करूं वो सोना हो जाए। भगवान ने कहा यो मस्त। अब वो अपने घर पर आया, अपने घर को छुआ तो वो सोना हो गया। फिर वो अपने घर में अपने कुर्सी को छुआ, कुर्सी सोना होगा, बहुत प्रसन्न हुआ। शाम का जब समय, जो कुछ भी छूता था वो सब सोना हो जाया करता था। शाम का जब शाम के समय जब भोजन आया, उसने भोजन को छुआ तो भोजन भी सोना हो गया। पानी को छुआ तो पानी भी सोना हो गया। अब उससे अपने किए पे पछतावा होने लगा कि इंसान को इतना लालची नहीं होना चाहिए, राइट, जिससे कि वह अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ले। तो ऐसे ये ग्रीक मैथोलॉजी थी। मिडास टच का मतलब था कि कोई चीज को छू लेना और सोना। ऐसे ही कुछ इंसान होते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा वो सक्सेसफुल होते हैं। आप कह सकते हैं, अंबानी साहब को कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं वो बिजनेस में बहुत जल्दी रॉक कर जाते हैं। जैसे आपने जियो को देखा कि अभी 1 से 2 साल, 2-2.5 साल पहले इनका कोई नाम ही निशान नहीं था, लेकिन फिर एकाएक जब ये मार्केट में आए तो इन्होंने सबको धराशायी कर दिया और सबसे ज्यादा कस्टमर आज इनके पास हो गए। ठीक है, तो देख लीजिए लिखा है टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल इन एवरी वेंचर, राइट। लाइक से द बिजनेस टाइकॉन मुकेश अंबानी हैज गॉट द मिडाज टच इन एवरी बिजनेस ही स्टार्ट्स बिकम्स हाईली सक्सेसफुल। मुकेश अंबानी साहब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बहुत ही तेजी से वो सफल हो जाते हैं। मिडाज टच क्या होता है? द मिडाज टच इज द एबिलिटी टू मेक मनी नो मैटर व्हाट आइडियाज वन ट्राइज, अ गिफ्ट फॉर इजिली मेकिंग मनी और बीइंग फाइनेंशियली सक्सेसफुल। देख सकते हैं मिडाज टच, कुछ भी ये छू लो तो सब सोना हो जाता है। और ये जो है एक माइथोलॉजी से रिलेटेड है, पूरी ये कहानी है कि फ्रॉम किंग मिडास ऑफ ग्रीक मिथ who asked the god Dionysus for the gold and found that it was more than he bargained for. Everything he touched turned to gold including his food. सब कुछ हो गया था उसका। मैंने आपको जो कहानी बताई कुछ ऐसा है। Ability to success in all projects, मिडाज टच का मतलब होता है ability to success in all projects।
यू हैव द मिडाज टच एवरीथिंग, यू टच टर्न्स टू अ मफलर, मतलब आपके हिसाब से वो चीजें खूबसूरत हो जाना। लिंच ला का मतलब क्या होता है? लिंच का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, लिंच का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि भीड़ के द्वारा किसी भी अपराधी को मारते मारते एकदम जान से मार डालने को लिंच बोला जाता है। लिंच ला का मतलब होता है कि भीड़ ने किसी को गलत करते हुए पकड़ लिया, अब उसे उन्होंने क्या कर दिया, देखिए यहां पे फांसी की सजा लटका दिया। देखिए बहुत सारे भीड़ के लोग हैं, इन लोगों ने इन्हें क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दिया, फांसी पर लगा लिया। ये भी देखिए लिंच ला का उदाहरण है। इन्होंने कुछ गलत किया होगा, अब देखिए बहुत सारे लोग खड़े होकर के इनको मौत के घाट उतार देते हैं, आप देख सकते हैं इस। फिर देखिए किसी एक अपराधी को भीड़ ने क्या है, मारते मारते एकदम से मार ही डाला, इसे भी आप लिंच ला के एग्जाम्पल में शामिल कर सकते हैं। एंड आई थॉट आई वुड कम डाउन इन द वर्ल्ड, आई थॉट आई कम डाउन इन द वर्ल्ड, आगे ये इडियम्स मैं लेके आ रहा हूं। आप देखिए कितना खूबसूरत और इंपॉर्टेंट इडियम है। टू देखिए लिखा है कम डाउन इन द वर्ल्ड का मतलब होता है टू लूज वंस सोशल एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कभी कभी व्यक्ति छोटी छोटी गलतियां ऐसा कर देता है जिससे वो अपने सोशल और फाइनेंशियल समस्याएं क्रिएट कर लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल, टू लूज वंस सोशल एंड फाइनेंशियल पोजीशन, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां लोग करके क्या करते हैं, अपने सोशल कंडीशन को क्या करते हैं, खराब कर लेते हैं। आगे है अ मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड मैन ऑफन विथ कॉस्मोपॉलिटन बैकग्राउंड, ऐसा व्यक्ति जो अनुभवी हो, विश्व प्रेमी हो, विश्व के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। वैसे कॉस्मोपॉलिटन का आशय होता है कि वह व्यक्ति जो पूरे संसार को अपने घर जैसा समझता हो, अपने घर जैसा स्नेह करता हो, पूरी दुनिया से ही वो प्यार करता हो, दुनिया में कुछ भी घटनाएं घट जाए उसे बहुत कष्ट होता है, तो ऐसे लोग बहुत विशाल हृदय के होते हैं, चिवैलरस होते हैं। देख लीजिए, familiar with and is in many different countries and culture, कॉस्मोपॉलिटन वह व्यक्ति होता है जो बहुत सारे देश घूमा होता है और उसे सारे देश के लोगों से बड़ा स्नेह और प्रेम होता है। जैसे देखिए बच्चा क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है, इसे पूरे विश्व से ही प्रेम है, इसीलिए इसने क्या किया है, अपने सर पे विश्व का मैप रखा। इन द सेम बोट, इडियम्स का मतलब होता है इन द सेम बोट का मतलब सेम सिचुएशन में होना। उदाहरण के लिए इन द सेम बोट माने टू हैव द सेम प्रॉब्लम, सेम बोट मतलब सेम प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं कि देखिए इस बोट में क्या है, जितने लोग हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछे कि भैया ये बताइए क्या होगा, कि जा पाएगा कि नहीं, पार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो कह सकता है अगला व्यक्ति, फ्रेंड्स आप भी समस्या में हैं और मैं भी समस्या में हूं, इसका मतलब वी आर इन द सेम बोट। आप रेलवे स्टेशन पर हैं, अगर आप जानते हैं किसी ने पूछा भैया ट्रेन पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेट होगी क्या होगी, तो आप कह सकते हो सर फ्रेंड वी आर इन सेम बोट, वी आर एट द सेम एयरपोर्ट, वी आर सेम एट प्लेटफॉर्म। जहां आप वहां मैं, तो मैं कैसे ही बता सकता हूं, ठीक है। कट एंड ड्राइड का मतलब क्या होता है, कट माने आप जानते ही हैं किसी को काट देना, ड्राई कर देना, सुखा देना। इसका मतलब किसी चीज को करने के लिए सब कुछ को सेटल कर देना ही होता है, सेटल्ड होता है। कट एंड राइड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जज साहब को किसी को डेथ पेनाल्टी देना है, किसी को डेथ इम्प्रिजनमेंट देना है लाइफ लॉन्ग, उसके लिए वो क्या करते हैं, सेटल्ड एंड डिसाइडेड। अब जज साहब क्या हैं, इस कोर्ट में सारी चीजों को कट और सेटल्ड और डिसाइडेड कर दिए हैं, आगे क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखिए फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। जैसे कहा जाता है कि जो सुधीर चौधरी हैं वो क्या हैं, फेयर एंड स्क्वायर जर्नलिस्ट हैं और लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं क्योंकि 99% जो होता है वो हमेशा सही बातों को ही सामने रखते हैं। अगला देखिए क्या है, फेयर एंड स्क्वायर का एक और बेहतरीन डेफिनेशन है आपका, दैट इज अ फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है इन एन ऑनेस्ट वे विदाउट चीटिंग होता है, राइट, ईमानदार निष्पक्ष होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कैजुअल फ्री एंड इजी ईडियम का मतलब क्या होता है? तो कैजुअल आर अनवरीड होता है, कैजुअल आर अनवरीड होता है। कैजुअल अनवरीड क्या लोग होते हैं? जिनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनवरीड बोलते हैं। उसे हम लोग कैजुअल बोलते हैं, अनवरीड बोलते हैं। अब ये बंदा देखिए क्या है, कैजुअल है और अनवरीड है। मैडम क्या है? एकदम कैजुअल हैं और अनवरीड हैं, इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। अब मीक एंड माइल्ड का मतलब क्या होता है? मीक एंड माइल्ड का मतलब होता है जेंटल एंड क्वाइट। आप देख लीजिए बच्चा कैसा मीक एंड माइल्ड, एकदम जेंटल दिख रहा है, ठीक है। तो मीकनेस जो होता है, कहते हैं मीकनेस डज नॉट मीन वीकनेस। अगर कोई व्यक्ति बहुत पोलाइट है, इसका मतलब उसकी कमजोरी मत आप समझिए कि बहुत कमजोर इंसान है, उसे कभी मत समझिए। जेंटल, माइल्ड, मीक, इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द वर्ड ह्यूमैनिटी, है ना, और ह्यूमिलिटी, एंड फॉलोज डायरेक्टली अपॉन इट। नल एंड विड का मतलब होता है इनवैलिड विदाउट लीगल इफेक्ट। नल एंड विड का मतलब होता है इनवैलिड, विदाउट इफेक्ट होता है। आप समझ लीजिए जैसे आवर लीज विल बिकम नल एंड वॉइड इन 30 days इफ वी डोंट रिन्यू इट। भाई किसी कोई जमीन आपने लीज पर लिया है, अगर आपने उसको, है ना, रिन्यूअल नहीं किया तो नल विड हो जाएगा, मतलब विदाउट क्या हो जाएगा? आपका बिना किसी काम का हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बिना इफेक्ट का हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट आर क्लासेस दैट इज इनवैलिड, है ना, एंड नॉन बाइंडिंग आर विच हैज नो लीगल फोर्स। अगर आप उसको रिन्यू नहीं कराएंगे उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। रफ एंड रेडी मीन्स क्या होता है? नॉट एग्जैक्ट ओनली अप्रॉक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट ओनली अप्रॉक्सीमेट। रफ एंड रेडी कहते हैं रफ आइडिया दे दीजिए, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट। जैसे आपने पूछा कि सर वहां उस कोचिंग की फीस कितनी है, मैंने कहा कि पता नहीं, बता नहीं सकते, लेकिन तब भी लगभग मैंने कहा लगभग 15,000 होगी, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 15 से 20 के बीच में हो। शॉर्ट एंड स्वीट का मतलब होता है, शॉर्ट एंड स्वीट का मतलब होता है संक्षिप्त में हो, जैसे गागर में सागर भरने वाले शब्द होते हैं। जैसे मैंने कहा योर इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ठीक है। ब्रिस्क होना चाहिए, विदाउट डिले होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, ठीक है। एंड आई विल टेल यू दैट द लास्ट वन इज गाइज की क्लोक एंड डैगर का मतलब आप देख सकते हैं यह व्यक्ति क्या है, डैगर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक डैगर लिया है, एक चाकू लिया है। क्लोक माने होता है जो ऐसा कपड़ा जो क्या होता अपराधी लोग अक्सर पहनते हैं। तो क्लैक एंड डैगर का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्विंग सिक्रेसी एंड प्लॉटिंग, किसी बड़े षड्यंत्र में इन्वॉल्व होना और उसमें भाग लेना और बहुत बहुत बड़े खतरे को अंजाम देना। इन्वॉल्विंग, प्लॉटिंग एंड सिक्रेसी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमने 30 इंपॉर्टेंट एडियम्स को डिस्कस किया। तो गाइज अगर कुछ वास्तव में अच्छा लगा हो हमारा एक प्रयास, है ना, तो आप प्लीज लाइक द वीडियो। अगर नहीं अच्छा लगा है तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो, नॉट एन इशू। And guys, one thing more, and if you are new, please subscribe the channel and please do not forget to press the bell icon so you will be notified with our latest videos. And guys, one more request that please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And at the same time, one thing more, that please send your valuable comment, because according to your comment, I'll be working. Thank you for watching this video. Good day all and take care all. Thank you so much. Thank you very much everyone and everybody. Thank you so much. Thank you.